हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे विक्टर ई फ्रेंकल की बुक मेन सर्च फॉर मीनिंग। फ्रेंकल जो कि यूरोप के ऑस्ट्रेलिया में साइकेट्रिस्ट थे, उनकी दुनिया एकदम से बदल गई जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया था। फ्रेंकल को ऐसी जेल में बंद कर दिया गया था जहां हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था। फ्रेंकल ने उस जेल में 3 साल तक बिताए थे। उस जेल में सारे कैदियों से काम लिया जाता था। फ्रेंकल ज़्यादातर रेलवे लाइन पे काम करते थे। 1944 की बात है, उन्हें कंस्ट्रक्शन फर्मों में गुलामों की तरह बेच दिया गया था। इसके बदले कंस्ट्रक्शन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। इस तरह फ्रेंकल का कैदी नंबर 190104 था। कैंप में रहते हुए फ्रेंकल कैदियों की साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करते थे। हर कैदी कैंप में लाया जाता था तो वो वहाँ के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। आगे फ्रेंकल को अन्य कैदियों के साथ ट्रेन में चढ़ाया गया, जहाँ उन्हें ठूस ठूस कर ट्रेन में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस लेने की जगह बची थी। हर कोच में लगभग 80 के करीब कैदी थे। उन्हें लगा कि उन्हें पोलैंड में मजदूरी के लिए लेकर जा रहे हैं, मगर वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले गए। वहाँ पर गैस चेम्बर कब्रिस्तान था। वो सब वहाँ पर सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। तभी अचानक उन लोगों को उनका सामान छोड़ने का ऑर्डर मिला और फिर उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया गया। आदमी और औरतों की अलग लाइन बनाई गई। एक ऑफिसर ने उन सब कैदियों की जाँच की और उन्हें लेफ्ट या राइट जाने का इशारा किया। ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट जाने का इशारा मिला और उस ऑफिसर के एक इशारे ने उन लोगों की जिंदगी का फैसला कर दिया था। कल को किसी ने कान में आकर बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम करवाया जाएगा और जो लेफ्ट में हैं वो बीमार और बेकार हैं। तो जब फ्रेंकल की बारी आई तो फ्रेंकल ने अपने आप को हेल्दी और फिट बताने की कोशिश की और फिर फ्रेंकल के सामने खड़े ऑफिसर ने उन्हें राइट जाने का इशारा किया और वही लेफ्ट जाने का मतलब था मौत। उनमें से 90% लोगों की किस्मत का यही फैसला था। कुछ ही घंटों के बाद उन्हें स्टेशन से कब्रिस्तान ले जाया गया, जहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसके बड़े से दरवाजे पर अलग अलग यूरोपियन भाषा में बात लिखा था। हर कैदी को एक छोटा सा साबुन दिया गया, लेकिन सोवर के अंदर पानी नहीं था। इसी टाइम फ्रेंकल ने दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछा जिसे लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि तुम्हारा दोस्त जन्नत की सैर करेगा। जी हाँ, फ्रेंकल का दोस्त सच में जन्नत पहुंच गया था, क्योंकि जर्मन ने उसे जिंदा ही जला दिया था। उस गैस चेम्बर के अंदर जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया था और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही उनका तरीका था। फ्रेंकल और दूसरे लोग जो राइट में गए थे उन्हें गार्ड्स काम पर ले गए। जब फ्रेंकल अपने कैदी साथियों के साथ अपनी कोठरी में सो रहे थे और उनके साथ जो 8 लोग थे उन्हें ओढ़ने के लिए सिर्फ 2 कंबल दिए गए थे। वो सब लोग कई महीनों तक बिना ब्रश किए रह रहे थे और कई महीनों से उन्हें कपड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला था। पूरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। नहाना भी उन्हें मुश्किल से मिलता था। काम करते करते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। फ्रेंकल बताते हैं, बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने का ख्याल हम सभी को आता था और हम लोगों को बस यही डर सता रहा था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चेम्बर में ले जाके जिंदा न जला दिया जाए। मैं हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत उनके सर पे मंडरा रही है। उनके साथ एक दूसरा डॉक्टर भी था। वो डॉक्टर खुद की कोठरी से बचकर फ्रेंकल की कोठरी में आ गया था और उसने फ्रेंकल और अन्य लोगों को बताया, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ एक ही रास्ता है, यहाँ पर काम करने के लिए खुद को फिट बताते रहो। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए यहाँ सब लोग अपनी ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो चुके थे। उन्हें बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिस दिन से फ्रेंकल कैंप में आए थे वो अपने परिवार की याद में बुरी तरह तड़प रहे थे। हर रोज की बात थी जब वो लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मरते हुए देखते थे। यहाँ सब उन्हें बहुत ही आम लगता था। फ्रेंकल को टाइफस के बीमार कैदियों को देखने के लिए रखा गया था। वैसे तो उस कैंप में फ्रेंकल के सामने कई कैदियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके एक कैदी पेशेंट की मौत ने फ्रेंकल को सोच में डाल दिया था। उस कैदी को भी टाइफस हो गया था और वो अपनी मौत से पहले फ्रेंकल से मिलने आया था। उसने फ्रेंकल से कहा, फ्रेंकल, मैंने कल सुबह एक सपना देखा और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझसे कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, पूछ लो जो मुझसे पूछना है। तो मैंने उस आवाज़ से पूछा कि जंग कब ख़त्म होगी और मैं कब इस कैंप से अपने घर जा पाऊंगा। और उस आवाज़ ने कहा 30 मार्च को जंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ सपना बताते वक्त उस कैदी के चेहरे पे खुशी थी। उसने अपने सपने को सच मान लिया था और उसे यकीन था 30 मार्च को वो घर जाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे 30 तारीख करीब आने लगी उस कैदी का बुखार और बढ़ने लगा और उस कैदी के कैंप से निकलने के चांसेस भी खत्म हो गए। जिसके बाद 29 मार्च को वो कैदी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। 30 तारीख को वो बेहोश हो गया और 31 मार्च को वो कैदी मर गया। सबके लिए उस कैदी के मरने का कारण था टाइफस, लेकिन फ्रेंकल और कैंप के दूसरे कैदियों को पता था कि उस कैदी ने वहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दी है और यही उसके मरने की असली वजह है। एक दिन जब फ्रेंकल रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे तो बड़ी जोर का एक तूफान आया। तब फ्रेंकल थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। तब वहाँ खड़े एक गार्ड की नज़र उन पर पड़ी और उस गार्ड ने एक पत्थर उठाकर फ्रेंकल को मारा। फ्रेंकल को उस दिन खुद की हालत उस जानवर की तरह लगी जो खेतों में काम करता है। उनकी ये उदासी एक तरह से सेल्फ डिफेंस का काम करती थी। उन्हें सिर्फ किसी तरह से जिंदा रहने की हवस थी।
इनमें से हर कोई दिन ढल जाने के बाद बस यही कहता था, चलो आज का दिन भी बीत गया। सभी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे, अपने अपने घर लौटेंगे और परिवार वालों के साथ हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारा जो खूबसूरत सपना हमारी रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर था। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भुखमरी से पहले किसकी मौत होगी ये हम आसानी से बता सकते थे। हमें सुबह 9:30 से 10:30 के बीच खाना दिया जाता था। यहाँ हमारे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब लोग इतने भूखे होते थे कि उनमें से कुछ लोग तो पलक झपकते ही अपना पूरा खाना खा जाते थे। कुछ दिन बाद फ्रेंकल और उनके साथी का तबादला दूसरे कंसंट्रेशन कैंपों में कर दिया। वहाँ कुल 2000 कैदी थे और जाते वक्त तो उनकी ट्रेन वियना से होते हुए गुजरी, वही शहर जहाँ फ्रेंकल का घर था। उस ट्रेन के डब्बे में 20 लोग थे। उन्हें ठूस के डब्बे में भरा गया था और उस डब्बे में एक भी खिड़की नहीं थी। उनमें से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए और बाकी लोग खड़े हो गए थे। उस डब्बे के अंदर 2 बड़े छेद थे जहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा था। ट्रेन वहाँ से गुजरी जहाँ फ्रेंकल का घर था। अपने घर की याद आते ही फ्रेंकल तड़प उठे और उन्होंने कैदियों से मिन्नत की कि वो थोड़ी सी जगह दे दें ताकि वो छेद से फ्रेंकल अपना घर देख सके। मगर उनकी बातों और उनके जज्बातों का उन कैदियों पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रेंकल अपना घर देख सके, और उन कैदियों ने फ्रेंकल को उस छेद तक पहुँचने की जगह नहीं दी। बल्कि उनमें से एक कैदी ने उन्हें ताना मारा और कहा, तुम इतने सालों से यहाँ पर रह चुके हो, फिर तो तुम पहले से ही जगह को अच्छी तरह से देख चुके होगे। इस तरह सफ़र आगे बढ़ता गया। 1945 की सर्दियों से बसंत का मौसम आने तक कैंप में टाइफस का कहर जारी रहा। लगभग सभी कैदी इस बीमारी का शिकार हो चुके थे और उनमें से कुछ कैदी मर भी चुके थे, और जो बीमार थे उन्हें अलग क्वार्टर में रखा गया था। लेकिन वहाँ किसी भी तरह की दवा और डॉक्टर का इंतजाम नहीं था। कई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गए थे, मगर उनकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो उन्हें बुरे से बुरे हालात में जिंदा रखती है। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है। जो सर्वाइव कर लेते हैं वो शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी आत्मा ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल थिंकर जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की पहचान भी, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी के मायने ढूंढ सकते हो। एक कैंप प्रिजनर ऐसी ज़िंदगी से क्या उम्मीद कर सकता है? उसके पास क्या अब बचा है जो उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद बन सके, या इससे बेहतर वो हार मान के ज़िंदा रहने की आस ही छोड़ दे। फ्रेंकल ने जान लिया था ये प्यार भरी यादें और नेचर का कमाल है जो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी में कैदियों को जिंदा रहने की वजह दे रही है। फिर फ्रेंकल को अपनी पत्नी की याद आ गई। फ्रेंकल ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी मुस्कुराहट खिल गई। उस दिन फ्रेंकल को पहली बार प्रेम भरी कहानी और गानों का मतलब समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है। फ्रेंकल वो आदमी थे जिनके पास कुछ नहीं था, बस उनके पास उनकी वाइफ की यादें थी। उनकी वाइफ जिंदा भी है या नहीं उन्हें यहाँ भी नहीं मालूम था, अगर उनकी उम्मीद बरकरार रखने के लिए फ्रेंकल के पास उनकी वाइफ की यादें थी। फिर चाहे वो उनके पास हो या दूर हो, जिंदा हो या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। जिसे हम चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में ज़िंदा रखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आज़ाद होने के बाद भी एक प्रिजनर अपनी ज़िंदगी के सही मायनों को तलाश करे, अपने होने का अर्थ को समझे। उसका कोई भी अपना जिंदा बचा हो या ना हो, चाहे वो अकेला हो या उसका घर और उसकी रोजी रोटी भी उजड़ चुकी हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी चाहिए। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की वजह ढूंढनी चाहिए। आगे एक डॉक्टर ने टाइफस के लोगों के इलाज के लिए फ्रेंकल से मदद मांगी। फ्रेंकल को बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया, जहां उन्हें 50 मरीजों से भरी हुई एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वो लोग बुखार से तड़प रहे थे और होश में नहीं थे। कंसंट्रेशन कैंप में हालत खराब होते जा रहे थे। फिर एक दिन फ्रेंकल का कैंप में आखिरी दिन आया। जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था, कैंप के सारे गार्ड भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। तभी कैंप का गेट खुला। बड़ी सी रेड क्रॉस के झंडे वाली कार अंदर आई। उन्होंने कहा, हम सभी सुरक्षित हैं। आधी रात को गन शॉट और राइफल की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। वो जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया था। फ्रेंकल का नंबर 190104 का वो आखिरी दिन था। दोस्तों, इस समरी का मेन मैसेज यहाँ है कि यदि हमारे पास जीने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, या एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, या एक स्ट्रॉन्ग वाई है, तो आप किसी भी सिचुएशन से बिना टूटे बाहर आ सकते हैं। फ्रेंकल खुद का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि उनका वाई क्या था। वहाँ से आज़ाद होकर अपनी पत्नी से मिलने का स्ट्रॉन्ग डिजायर, और कैंप से फ्री होकर कैंप से मिले एक्सपीरियंस से अपनी साइको थ्योरी डेवलप करना चाहते थे। से ही जो लोग कैंप में सर्वाइव कर पाए, उनके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस था, उनके पास मीनिंग था लाइफ का, जिससे उन्हें जिंदा रहने की एक होप मिली।
और वहीं जिन लोगों के पास ऐसा कोई वाई नहीं था, पर्पस नहीं था, जिनकी होप खत्म हो चुकी थी, वो या तो सुसाइड कर रहे थे या अपनी होपलेसनेस के कारण खुद ब खुद मर रहे थे। दोस्तों, हम अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें और शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।